सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिमेनिंग टॉपिक के बारे में। जैसा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टोटल 16 टॉपिक हैं, तो लास्ट क्लास में आपने टोटल 8 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। सो आज के इस वीडियो में हम डेफिनेटली परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो होगी। आपको बस क्या करना है, मॉड्यूल कॉपी पेन साथ लेके बैठिए। मॉर्निंग 9 AM पे आज आप ये वीडियो देख रहे हो। डे 7 में से डे 1 है जो हमने स्टार्ट करा है अगस्त मंथ के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। सबसे पहले टॉपिक को उस 8 टॉपिक के बाद। सो आज का जो पहला टॉपिक है वो हमारा परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। बहुत ध्यान से इमेज को देखिएगा और हाँ, नोट ज़रूर करते चलिएगा। स्क्रीनशॉट जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें बीच में बताता चलूँगा, एग्जाम्पल बताता चलूँगा, उसको शॉर्टकट में नोट करिएगा। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। देखिए, परफॉर्मेंस की जब बात आएगी तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे मैं क्या परफॉर्म करूँगा, आप उस साइड से कैसे परफॉर्म करोगे, ये बात तो समझ आती है। प्रॉमिस भी क्लियर है, जो वन पार्टी किसी दूसरी पार्टी से करती है। एक पार्टी पे जो ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, दूसरी पार्टी पे जो ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, इसकी ये प्रॉमिस है, दूसरे वाले की वो प्रॉमिस है। बट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में दोनों ही पार्टीज की जो कंसिडरेशन पेंडिंग है उसी को हम रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहते हैं। सुनिएगा, When a contract consists of two promises, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में 2 promises हैं, one being consideration for the other, तो जैसा मैंने बोला एक के लिए दूसरे वाले का वो consideration होगा, such promises are called reciprocal promises। तो ऐसे promises को हम reciprocal promises बोलते हैं। इस पूरे वर्ड में जो हमें की पॉइंट मिला उसको अंडरलाइन कर लो, लिख के अंडरलाइन करो, है ना। वहाँ पे क्या बोलना है, कंसिस्ट ऑफ 2 promises में अंडरलाइन करना, one being consideration for the other, एक का जो कंसिडरेशन वो दूसरे के लिए होगा। एग्जाम्पल सुनना, ए प्रॉमिस टू डिलीवर 500 क्विंटल ऑफ राइस एंड बी प्रॉमिस टू पे द प्राइस ऑन डिलीवरी। ए बोलता है भाई मैं तेरे घर पे 500 क्विंटल चावल पहुंचा दूंगा, और बी कहता है भाई टेंशन ना ले, तू जैसे ही 500 क्विंटल चावल पहुंचाएगा मैं तुझे पेमेंट कर दूंगा। ए ने भी प्रॉमिस करा राइस पहुंचाने का, बी ने भी प्रॉमिस किया राइस पहुंचने के बाद पेमेंट करने का। सो द कॉन्ट्रैक्ट वुड कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। शॉर्ट एंड सिंपल, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टी एक दूसरे से प्रॉमिस कर रही होंगी। आई होप ये क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, सिमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। सर सिमल्टेनियस परफॉर्मेंस क्या है? सुनना, जहाँ पे हम बात करेंगे क्लिक जो ऑर्डर है वो फिक्स होगा। कैसे समझाता हूँ, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में हैव टू बी परफॉर्म सिमल्टेनियसली और वन आफ्टर एनदर। पहले वाले एग्जांपल पे जाओ। ए ने बोला मैं आपके घर 500 क्विंटल चावल पहुंचाऊंगा, क्लियर। तो परफॉर्मेंस क्लियर है कि ए पहुंचाएगा, फिर बी पेमेंट करेगा। समझ आ रहा है क्या? तो दोनों की परफॉर्मेंस में जो प्रॉमिस है वो कंफर्म होगी कौन कैसे करने वाला है। या इसको रिवर्स ऑर्डर में कर लो, बी पेमेंट पहले कर देता कि भाई साहब ये लो पेमेंट आप ये पहुंचा देना, और ए उसको पहुंचा देता। तो इसको हम बोलते हैं सिमल्टेनियस परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल, where A promised to deliver 500 quintals of rice and B promised to pay the price on delivery, both the promises are to be performed simultaneously। मतलब क्या हुआ, ए जैसे ही चावल पहुंचाएगा बी वैसे ही पेमेंट करने वाला है। सिमुल्टेनियसली परफॉर्म हो रही, समझ आ रहा है। चलो अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस वेयर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड। एक्सप्रेस है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ब्रोकर के पास जाते हो और आप बोलते हैं भाई साहब मुझको 10वें माले पे मेरा 4 BHK का शानदार फ्लैट चाहिए। अब 7वां माला तक बना हुआ है, आप उसे जितना मर्जी पैसे दे दो, क्या वो तुरंत का तुरंत 10वां माला खड़ा करके आपको दे देगा? आंसर है नहीं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस है वो एक्सप्रेसली फिक्स्ड है कि भाई साहब पहले आप पेमेंट करोगे फिर वो घर बनाएगा, या फिर वो जब पूरा वो फ्लैट बना लेगा फिर आप पेमेंट करोगे। इन बिटवीन जैसा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो। तो पढ़ लेते हैं, चलिए। When the order of performance of the reciprocal promises is expressly fixed by the contract, they must be performed in that order। जैसा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में बोला है कि पहले मुझे पोजीशन मिलेगा उस फ्लैट का फिर मैं पेमेंट करूंगा, तो ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग जाएगी। अगर सेकंड सिनेरियो,
अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट मेंशन है, पहले आप पेमेंट करोगे 70% तक, अप टू 70% आप पेमेंट कर दोगे, देन आफ्टर वो आपको पोजीशन देगा उस फ्लैट की, तो ये भी उसी ऑर्डर में जाएगा। पहले आप 70% पेमेंट करोगे, फिर वो आपको उसका पोजीशन देगा। समझ आ रहा है? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं सर, समझते चलिएगा। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल लिखा है, कुछ और पढ़ देता हूँ। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शेल बिल्ड अ हाउस फॉर बी एट अ फिक्स्ड प्राइस। A promise to build the house must be performed before B can be called upon to perform the promise to pay for it। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है पहले मैं घर बनाऊंगा फिर तुम पेमेंट करोगे, तो उसी ऑर्डर में हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। रीज़न क्या है सर इसके पीछे का? अब समझो, आप ये क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आ गया जिसमें ऑर्डर परफॉर्मेंस फिक्स है, तो आपके माइंड में फट से क्लिक करना चाहिए कि ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का टॉपिक है। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या था? जहाँ पे दोनों ही पार्टीज़ के लिए कंसिडरेशन वर्क करता हो, दोनों ही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे से प्रॉमिस कर रही हूँ। अब वहाँ पे और क्या चेक करना है क्वेश्चन में ये देखना है सिमुल्टेनियस परफॉर्मेंस है, एक्सप्रेस है, या फिर ऑर्डर परफॉर्मेंस फिक्स है। समझ रहे हो ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस व्हेन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स्ड बाय इम्प्लीकेशन। ओके, समझो इम्प्लीकेशन, यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी, क्वेश्चन में ये ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसी कंडीशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं आपके पास आता हूँ, बोलता हूँ आप जब मेरे लिए इतना स्टॉक हमारे लिए मैन्युफैक्चर कर दोगे फिर मैं आपको इतनी पेमेंट करने वाला हूँ। अभी ये कंफर्म हो गया कि पहले आप स्टॉक की मैन्युफैक्चरिंग करोगे। आओ पढ़ के देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में समटाइम्स बी इंडिकेटेड, नॉट एक्सप्रेसली लिखा नहीं होगा, बट बाय द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस टू मेक ऑल स्टॉक फॉर बी and B promised to give security for the payment of price. So A promise to make our stock need not be performed until the security is given by B। चलो दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। आपने कार परचेज करनी है, कार एक बाकी है और आपको वो कार चाहिए, बिल्कुल नीड है नहीं यार, यही चाहिए, सेम कलर, सेम मॉडल, सेम कंपनी, यही गाड़ी चाहिए। आप क्या करोगे सर? आप बुकिंग कराओगे, है ना? जैसे आप लोग देख रहे होगे कारों की बुकिंग होती है, फिर वो आपको मिलती है। इवन कुछ जगहों पे रॉयल एनफील्ड की भी बुकिंग होने लगी है। सो बात यहाँ पे क्लियर है कि आप उसकी बुकिंग करा, तो बुकिंग क्या है? सिक्योरिटी अमाउंट है, जहाँ पे आप ऑर्डर कहीं लिखा नहीं है बट वो फिक्स है। अगर आपने बुकिंग नहीं कराई तो किसी और को भी डिलीवर कर सकता है। सो इस एग्जाम्पल में सेम है, पहले भाई सिक्योरिटी मनी दे दो, फिर मैं आपके लिए काम करना शुरू करूँगा, बिकॉज आप मुझे काम करने के लिए बाउंड नहीं कर सकते। सो कम टू नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ वन पार्टी प्रिवेंटिंग अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग प्रॉमिस। क्या होगा अगर आप जो दो पार्टी हैं जो एक दूसरे को प्रॉमिस कर रही हैं, वादा ना तोड़ वाली सिचुएशन पे, वो कैसा बोलते हैं? वादा किया तो निभाना पड़ेगा, इधर भी वादा उधर भी वादा, अब पता नहीं दोनों का क्या है इरादा। और इस सिनेरियो में एक बात तो क्लियर है, अगर दोनों पार्टी एक दूसरे से वादा कर रही हैं, है ना, जन्मों जन्मों तक साथ रहने का, तो इसमें नहीं आएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे वही चीज़ें आ सकती हैं जो कॉमर्शियल इन नेचर है। बिकॉज जन्मों जन्मों वाला वादा कैसा होगा सर? वो डोमेस्टिक नेचर का होता है, आप घर में हैं, है ना, घरेलू वाद विवाद, तो वो यहाँ कंसिडर नहीं होने वाला। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है, इसलिए मैं आपसे एग्जांपल के थ्रू ये बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई पार्टी परफॉर्म नहीं करती, मान लो ए ने बी को बोला कि मैं तेरे घर 500 क्विंटल राइस पहुँचाऊँगा, बी बोलता है मैं पेमेंट कर दूँगा, जैसे ही चावल आया बी ने बोला भाई कहे के पैसे, है ना। तो इस सिनेरियो में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ विक्टिम पार्टी। जिस पार्टी को बुरा लगा है, जिस पार्टी का नुकसान हुआ है, उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। अब वैलिड वॉइडेबल तो क्लियर, वैलिड 2, वॉइड 0 और वॉइडेबल 1, 201 ध्यान रखना मेरे भाई। चलो अगला पॉइंट, another party is entitled to claim compensation on account of by suffer due to non performance। अगर भाई तुमने परफॉर्म नहीं करा तो जो कंपनसेशन, जो नुकसान, जो क्षतिपूर्ति है वो तो हम आपसे क्लेम कर ही लेंगे। चलिए आखिरी पॉइंट डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल एंड दैट आर इलीगल। अगर लीगल वाला कर रहे हो तो वैलिड है, टेंशन ही नहीं है, बट इलीगल वाला कर रहे हो वो एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा, ये ध्यान रखना है सर। चलिए जी अगला पॉइंट, ये थोड़ा सा बोरिंग होगा लेकिन एज यूजुअल पढ़ना है बिकॉज आपके टॉपिक का पार्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए चेक करते हैं। पॉइंट नंबर 10 हमारा 16 टॉपिक है, ध्यान रखना। तो पॉइंट नंबर 10, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल। ओके, टाइम फिक्स था,
उस टाइम पे आपने परफॉर्म नहीं करा, जल्दी जल्दी देख लो, वेयर टाइम इज एसेंशियल एंड द पार्टी फेल टू परफॉर्म प्रोमिसेस एट और बिफोर स्पेसिफिक टाइम द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ विक्टिम पार्टी। अगेन जो प्रोमिसी है भाई, सिंपल सी बात है, टाइम फिक्स था, तुमने परफॉर्म नहीं करा, तो उस सिनेरियो में मेरा नुकसान हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड क्यों होगा, मैं उसे केस फाइल करूंगा आप पे, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, वॉइडेबल, अगर टाइम फिक्स है तो। अगला, अगर टाइम फिक्स था, कोई मुझे लॉस हुआ है, तो वो लॉस के लिए मैं आप पे कंपनसेशन क्लेम करूंगा। तीसरा, ये ध्यान है, बट इट मस्ट बी रिमेंबर दैट इवन वेयर द टाइम इज नॉट एसेंशियल इट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम। अगर टाइम फिक्स नहीं भी है तो भी कब इसे परफॉर्म करना है, विद इन अ रीजनेबल टाइम, दैट मीन्स 9 AM to 5 PM। जैसे इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, मॉर्निंग के 1-5 AM बज रहे हैं, अभी मैं 2 बजे तक आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म भी करूँगा, टेंशन ना लो, है ना, क्योंकि भाई देखो यार, सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा एफर्ट डालोगे मज़ा उतना ही ज़्यादा आने वाला है। हार्ड वर्क आज करो, विक्ट्री का मज़ा बाद में लो, है ना। वैसे भी आप लोग के आज 56,000 हो गए हैं, है ना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, वेयर टाइम इज एसेंशियल प्रोमिसर फेल टू परफॉर्म विद इन टाइम एंड प्रोमिस एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। देखो यार, टाइम एसेंशियल था, वो फेल कर गया और मैं फिर भी उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो मैं कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता सर। चलिए अब इस इमेज को जल्दी से देखिए, इमेज में है सिंपल सा वर्ड, एक लाइन ध्यान रखेंगे, अगर पॉसिबल नहीं है परफॉर्मेंस, आइदर इन द केस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, आइदर इन द केस ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, बोथ द सिनेरियो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। फिर से क्लियर करता हूँ, अगर परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, अगर वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है तो भी वॉइड है। सर डिफरेंस क्या है, आबराकाडाबरा छू, ट्रेजर बाय मैजिक, भाई मैं सोने के सिक्के निकाल दूंगा ऐसे करके, ये परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। और सुपर वीनिंग पॉसिबिलिटी क्या है, ए ने बी को बोला मैं तुझे अपना गोडाउन, आज क्या है, ओके 3 अगस्त, ओके, तो ए ने बी को बोला मैं तुझे अपना गोडाउन 7 अगस्त को बेच दूंगा, कन्फर्म समझ, 5 तारीख को गोडाउन में आग लग गई, कोई किसी पे केस कर सकता है क्या, नहीं। आग लगना क्या है, सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आग लग गई, तो इस सिनेरियो में कोई किसी पे केस नहीं कर सकता। ये कैसा हुआ इम्पॉसिबल, सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वॉइड में 0, जहाँ पे कोई भी पार्टी किसी पे केस नहीं कर सकती। ठीक है, तो इमेज आपने देख ली है, तुमको पता है, पार्टी को पता है, पार्टी को नहीं पता है, सुपर विनिंग है, नॉर्मल है, इम्पॉसिबल है परफॉर्मेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ। देखो, एप्रोप्रिएशन बाय डेटर, जब डेटर एक्सेप्ट कर ले, जब क्रेडिटर एक्सेप्ट कर ले, एंड एप्रोप्रिएशन बाय टाइम, इन तीनों सिनेरियो में अगर पेमेंट एक्सेप्ट हो चुकी है, तो जो पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं कर सकता, बिकॉज हमने एक्सेप्टेंस ले ली ना कि आप जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वेल एंड गुड है। अगर वेल एंड गुड है तो काहे का केस, और केस नहीं बना तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, वैलिड हुआ सर। फिर भी छोटा छोटा पढ़ देता हूँ। Appropriation of payment where debt to be discharged is indicated by debtor. Payment if accepted must be applied accordingly. सेम क्रेडिटर के लिए होगा, सेम टाइम के लिए होगा। अब जो इम्पॉर्टेंट है उस पर और बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है सर, 4 कौन कौन से, नोवेशन, रिसेशन, अल्ट्रेशन एंड वेवर। फिर से बोलता हूँ, नोवेशन, रिसेशन, अल्ट्रेशन एंड वेवर। नोवेशन, रिसेशन, अल्ट्रेशन, वेवर, ये क्या होते हैं। नोवेशन बोले तो नया, लिख लो, अभी समझा दूंगा बट लिख लो। नोवेशन बोले तो नया। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट जो था उसको ख़त्म करके नया बना लिया तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत है, आंसर है नहीं। अच्छा दूसरा समझते हैं, रिसेशन, कोई नया नहीं बनाया, जो था उसको रिजाइंड कर दिया, ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। तो अगर हमने ख़त्म कर दिया तो क्या उससे हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत है, आंसर नहीं। अच्छा तीसरा, अल्ट्रेशन, एक जो कॉन्ट्रैक्ट था हमने उसमें अल्टर किया, चीज़ों को अल्टर करके हमने एक नई चीज़ बना दी, कुछ चेंजेस लाए, पार्टीज बदल दी, कंडीशन बदल दी, कुछ तो बदलाव किया। तो जो बदलाव होने से पहले का कॉन्ट्रैक्ट था, चेंजेस से पहले का कॉन्ट्रैक्ट था, उसे परफॉर्म करने की ज़रूरत है, आंसर है नहीं। समझ रहे हो क्या। और वेवर, देखो यहाँ पे बिना कंसिडरेशन के हम बोलते हैं हम परफॉर्म नहीं करने वाले हैं, तो चारों ही कंडीशन में जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म नहीं होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन बोलना हूँ, कॉपी में लिख लो, आप नोवेशन करो, अल्ट्रेशन करो, रिसेशन करो, कुछ भी करो, एक लाइन नोट को, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट लिख लीजिए, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, है ना। और कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में लिख दिया, सो दैट मुझे पता लग जाए कितने लोग अभी तक वीडियो को कंसिस्टेंटली फोकस के साथ वॉच कर रहे हैं। बिकॉज
एक ऑफलाइन क्लास में यही होता है, आप फोकस्ड होने चाहिए, डिस्ट्रैक्शन तो दुनिया में बहुत है ना। तो क्या लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड डैश करके डिस्चार्ज बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट। आप नोवेशन करो, रिसेशन करो, अल्ट्रेशन करो, रिमिशन, वेवर को रिमिशन बोलते हैं, वेवर करो या रिमिशन जो भी एक ही चीज़ है, ये चारों चीज़ें करने के लिए जो आप डिस्चार्ज समाप्त करोगे ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से होगा, मतलब बोथ द पार्टीज़ एग्री होनी चाहिए। सर टॉपिक नंबर 12 था सर, है ना, अभी जल्दी ख़त्म कर देंगे, टेंशन ना लो। हाँ बहुत जल्दी हो जाएगा। नोवेशन की बात करते हैं। When parties to contract substitute a new contract for old, पार्टी ने क्या क्या नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया ओल्ड के प्लेस पे, तो ओल्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया, यहाँ पे पार्टीज चेंज नहीं करना है, सिर्फ नया कॉन्ट्रैक्ट बना। दूसरा रिसीजन, व्हेन पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू रिजाइन इट द कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म इन दिस केस, ओनली ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड, नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। क्लियर हो रहा है ना। चलो अल्ट्रेशन, when parties to contract agree to alter it the original contract is resigned, original contract obviously बात resign हो गया with the remit that it need not be performed, और इस वजह से उसे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से बात वही आएगी, नो चेंज इन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, आप अल्ट्रेशन में पार्टी नहीं बदलने वाले हो, टर्म्स कंडीशन बदली जाएगी, है ना, चेंज टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ओरिजिनल एग्रीमेंट। चलो अगला जिसको हमने रिमिशन या वेवर कह सकते हो आप, प्रोमिसी कैन डिस्पेंस विद परफॉर्मेंस विदाउट कंसिडरेशन एंड विदाउट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट और मे एक्सटेंड द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। भाई उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को एक्सटेंड कर दिया या फिर कंसिडरेशन के बिना हम तैयार हुए, नहीं साहब हम राजी, हम करेंगे परफॉर्म, यार काहे टेंशन ले रहे हो। तो चारों सिनेरियोज में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये एग्रीमेंट विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल होना चाहिए, आपसी सहमति से, और हाँ फ्री कंसेंट होना चाहिए। चलो फ्री कंसेंट का कमेंट में फटाफट लाइव चैट बताओ, फ्री कंसेंट को लॉ के वर्ड में क्या बोलते हैं। फिर मैं चलता हूँ पॉइंट नंबर 13 पे। आई होप आपने अब तक कमेंट कर लिया है। यस, फ्री कंसेंट को लॉ के वर्ड बोलते हैं कंसेंसस एड आइडम, और सर शायराना अंदाज में क्या बोलते हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात की, दैट मीन्स एग्रीड अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। चलिए जी अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 13 पे, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मेरे भाई इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, एक लाइन में सोच के देखो। अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट था जो आपने परफॉर्म नहीं करा, मुझे उससे नुकसान हुआ है, तो जो भी बेनिफिट आपको डिराइव हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा तो मैं उसके कंपनसेशन के लिए आप पे केस फाइल आराम से करूँगा। ठीक है जी, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। अगला मतलब क्या है, आप गुड्स रिटर्न करो, अगर मैंने आपको पेमेंट किया तो पेमेंट मुझे वापस कर दो, इतनी सी बात है। पॉइंट नंबर 14, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और बिकमिंग वॉइड। ओके, और वॉइड एग्रीमेंट में अगर आपको कोई एडवांटेज मिल गया है तो क्या होगा, बड़ा ही कमाल का सवाल है, बिकॉज वॉइड एग्रीमेंट में आप केस फाइल नहीं कर सकते, आपको भी पता है, तो इसको ध्यान से सुनना। व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड or when a contract becomes void, any person who received any advantage under such agreement or contract must restore it, फिर भी देना पड़ेगा। It make compensation for it to the person from whom he received it। अब इस लाइन को देखो, either restore back the advantage received और पे कंपनसेशन ऑफ रेट, जो आपको एडवांटेज मिला है या तो आप वो दे दो या फिर जो आपको पैसे मिले हैं उसका आप कंपनसेशन दे दो। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 15, और बस के बाद फटाफट से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो यार, डिस्चार्ज दो तरीके से होगा, एक तो होगा एक्चुअल परफॉर्मेंस के थ्रू, मतलब जिस लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था दोनों ही पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपने अपने प्रॉमिसेस को रीजनेबल टाइम पे या जो टाइम फिक्स था परफॉर्म कर दिया। जब परफॉर्म कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद डिस्चार्ज हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, उन्होंने अटेम्प्ट करा, मतलब ऐसा किया कि लाओ ट्राई करते हैं, उनसे हुआ नहीं, है ना, तो यहाँ पे प्रॉमिस निगलेक्ट करेगा। आप पढ़ते हैं जरा, पहला किस तरह से डिस्चार्ज होता है। सबसे पहला है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, अभी बताया था नोवेशन, अल्ट्रेशन, रिसेशन, रिमिशन, 4 तरीके हैं जब आप आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज समाप्त खत्म करोगे। दूसरा डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, समझ आ रहा है, आबरा का डाबरा छू, क्या होगा सर, ट्रेजर बाय मैजिक, पता ही है परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है ना, है ना, वो बाहुबली देखिए आपने, ऐसे पैर मारता और ऐसे उड़ के वो पहाड़ों पे चलाता है, अंदर से फील आई होगी मैं भी कर लूँ, नहीं हो सकता ना, तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है तो क्या है, डिस्चार्ज हुआ कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा डिस्चार्ज ऑफ लैप्स ऑफ टाइम, यार देखो
टाइम बाद डेब्ट था जो उसी टाइम पे पेमेंट करना था, आपने नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। और ये दिया गया इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 में। अभी इसको याद रटने की ज़रूरत नहीं है। अगला, डिस्चार्ज बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब प्रॉमिसरी मर गया, जिसने परफॉर्मेंस कर रखी थी मैं करूँगा करूँगा करूँगा, मर गया। अभी मर गया तो क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है ना, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मर्जर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आपस में कहीं मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, है ना। जो प्रॉमिसी है, जो प्रॉमिसर है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, मतलब जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो डिस्चार्ज हो जाएगा अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट। चलो अगला, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरे भाई ब्रीच दो तरह का होता है, एक होता है एक्चुअल ब्रीच, दूसरा होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। फ़र्क क्या है सर, जल्दी से सुन लो। एक्चुअल ब्रीच ऑन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने जा रहे हो उस टाइम आपसे ख़राब हो गया, इसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या, आप एंटीसिपेटेड, आप अनुमान लगा लेते हो भाई ये नहीं होगा, मतलब बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पहले अगर ख़त्म हुआ कॉन्ट्रैक्ट तो एंटीसिपेटरी ब्रीच, ऑन द टाइम ख़त्म हुआ कॉन्ट्रैक्ट, समझ गए हो ना, पढ़ देता हूँ फिर भी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के टाइम पे अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, टूटता है, डिस्चार्ज होता है, एक्चुअल ब्रीच। अब दूसरा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस से पहले ब्रीच होता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच। सर खत्म होने वाला है, जल्दी से सुन ले अब आखिरी लाइन। where promisee neglect or refuse to afford the promiser reasonable facilities for performance of promise. Okay, so that's all from my side. अब करना क्या है वो जरा ध्यान से सुन लो। आपको मैंने आज 8 पॉइंट बताए हैं, लास्ट वीडियो में 8 पॉइंट बताए थे, जिस बच्चे ने वो नहीं देखा उसको कवर कर लेना। और जैसा मैंने बोला था, अब आपकी 9 से 9:30 तक लगभग 30 मिनट की क्लास हुई है। अब अगले 1.5 घंटे यही चीज़ पढ़नी है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे लेंदी टॉपिक भी है। तो अब एक ही काम करो, मॉड्यूल उठाओ, वीडियो में मैंने जो भी आपने इमेज में देखा है पहले लिख लो, लिख लिया, पेज टर्न करो, जितना दिमाग में बचा है। मैंने 8 टॉपिक बताए हैं, उन 8 टॉपिक का नाम लिखो, फिर से आंसर लिखने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। इतना काम हो जाए तो गूगल पे सर्च कर लो या फिर चेक कर लो यार, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया था। हाँ, क्वेश्चन आया था, कन्फर्म है, कन्फर्म है। जो आज 8 टॉपिक पढ़ाए हैं इनमें से 2 टॉपिक से क्वेश्चन आया था। अब आपको ढूंढना है, नहीं मिले तो मुझे बता देना कमेंट में, क्वेश्चन भी टेलीग्राम पे डेफिनेटली पोस्ट कर दूंगा यार। तो चलो इतना ही आज के लिए, और मिलता हूँ शाम को 6 बजे अकाउंट की क्लास में। और तब तक के लिए शानदार रहिए। और सुनो, अगले 1.5 घंटे का काम तैयार है, पूरी ईमानदारी से, पूरे डेडिकेशन के साथ बैठ जाओ पढ़ने। अगले 1.5 घंटे कोई भी काम आ रहा हो, उठना नहीं, अगले 1.5 घंटे पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ो। ये 1.5 घंटे का स्लैब अभी पूरा करना है, शाम 6 से 8 वाला फिर 1.5 घंटे पूरा करना है, और 10 से 11 के बीच में 1 घंटे और, सिर्फ 4 घंटे चाहिए आपसे। और यकीन मानोगे 4 घंटे अगर ईमानदार रह गए अगले 7 दिन, तो ये 7 दिन हाईली प्रोडक्टिव होगा अभी तक की जर्नी में। चलिए मिलता हूँ शाम को 6 बजे, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।